स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉपिक जल अवशोषण से संबंधित है कि पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। इस टॉपिक से संबंधित सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जल अवशोषण की क्रियाविधि, मृदा में पाए जाने वाले जल के प्रकार, मलानिता क्या होती है इत्यादि के बारे में। जल अवशोषण के संपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए पूर्व में अपलोड किए गए वीडियोज़ को जरूर देखें, इसका अवलोकन करें। आज हम जल अवशोषण का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। मृदा के अंदर पाई जाने वाली संरचना या मृदा संरचना, जल की उपलब्धता, जल की मात्रा, उपस्थिति और पादप के अंदर पाई जाने वाली संरचना जो मूल रूप से मूल से संबंधित होगी इत्यादि पादपों में जल की अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पादपों में जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 7 कारक हैं, जिसमें पहला सॉइल टेम्परेचर या मृदा का ताप, दूसरा मृदा में उपस्थित विलयन की सांद्रता, तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, तीसरा कारक है वो सॉइल एरिएशन अर्थात मृदा वातन, मृदा में उपस्थित वायु, चौथा भाग है सॉइल वाटर, पांचवा है एक्सटेंशन ऑफ रूट सिस्टम, मूल का विस्तार कितना है, कैसा है, मेटाबॉलिज्म या उपपची क्रिया और ट्रांसपीरेशन। तो कुल 7 ऐसे कारक हैं जो पादपों में जल अवशोषण की क्रिया को सीधे प्रारूप से प्रभावित करते हैं। नंबर पहले की बात करते हैं हम सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर या मृदा का तापमान कितना है, तो मुख्य रूप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लगा करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान या मृदा का तापमान पादपों में जल अवशोषण के लिए अनुकूलित प्रयास होती है। यानी इस ताप पर पादप सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करते हैं। 30 डिग्री से ज़्यादा होने पर उपपची क्रिया प्रभावित हो जाती है और 20 डिग्री से कम होने पर भी जल का अवशोषण कम होता है। ऐसा क्या कारण होता है कि टेम्परेचर वृद्धि के कारण पादपों में जल अवशोषण कम हो जाता है। सीधा सा है, प्रभावित होने का मतलब यहाँ बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो पहला ये होता है कि तापमान में कमी होने के कारण मूल रोम की कोशिका, कौन सी कोशिका, मूल रोम की सेल्स के जीव द्रव्य की श्यामता या विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण इसकी पारगम्यता कम हो जाती है पहले करने से। दूसरा, तापमान कम होने पर मूल रोम की और मूल की वृद्धि कम होती है। जब विस्तार ही कम होता है, मूल कम फैलाव की होती है, उस स्थिति में जल का अवशोषण कम होगा। तीसरा जो प्रभाव इसके ऊपर उत्पन्न होता है वो है मूल रोम की पारगम्यता। पारगम्यता प्रभावित होने के कारण अर्थात कम होने के कारण जल का अवशोषण सीधे प्रारूप से प्रभावित होता है। फलस्वरूप जल का अवशोषण कम होना प्रारंभ होता है। मूल रोम से जब जल प्रवेशित होने के बाद में
वल्कुटी कोशिका से स्थानांतरित होते हुए जाइलम तक पहुंचता है, तो मुख्य रूप से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। तो तापमान कम होने के कारण जल विसरण की दर कम होने के कारण कम होती है, और विसरण की दर कम होगी तो डेफिनेटली डीपीडी के मान में कम परिवर्तन होगा। फलस्वरूप जल के स्थानांतरण के लिए, अवशोषण के लिए आवश्यक क्रियाविधि संपन्न नहीं होती। तो ये पहला जो कारक था सॉइल टेम्परेचर अनुकूलित, और इसमें परिवर्तन होने के कारण मुख्य रूप से कम होता है। उस स्थिति में मूल रोम और मूल की संरचना में क्या परिवर्तन होता है जिसके कारण अवशोषण कम होता है। तो कुल कितने पॉइंट हो गए? 1, 2, 3 और 4। अवशोषण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉइल सॉल्यूशन अथवा मृदा विलयन की सांद्रता। किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये कि मृदा में कई प्रकार के खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इन खनिज लवणों के कारण मृदा में उपस्थित जल की सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने के कारण सीधा सा प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? ओपी का मान प्रभावित होता है। ओपी अथवा प्रासरणीय दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर। ओपी प्रभावित होने के कारण जल अवशोषण प्रभावित होता है। कैसे होगा कि ये एक मूल रोम है, इस मूल रोम के चारों ओर मृदा के कण और उसमें मृदा विलयन उपस्थित है। होता है क्या है? ओपी का मान किसका ज़्यादा होता है? मूल रोम का। कम किसका होता है? मृदा विलयन का। लेकिन जब मृदा विलयन के अंतर्गत सांद्रता बढ़ जाती है खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण, तो मृदा का ओपी का मान उच्च हो जाता है। होना क्या था? मृदा का ओपी का मान कम और मूल रोम की ओपी का मान अधिक। तो ये कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जल गमन करता। लेकिन हुआ क्या अब यहाँ पे? मृदा विलयन की ओपी का मान बढ़ गया। अर्थात इस स्थिति में मृदा विलयन के प्रासरणीय दाब का मान अधिक होने के कारण जल मूल रोम में प्रवेशित नहीं होता है। फलस्वरूप मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, फलस्वरूप पादप जल के अभाव में सूखना प्रारंभ होता है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और वो नष्ट होना प्रारंभ होता है। इस प्रकार की क्रिया को फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। शुष्कता। कौन सी शुष्कता है? कार्य की शुष्कता। जल तो उपस्थित है, मृदा विलयन के रूप में जल है, लेकिन जल में उपस्थित खनिज लवणों की सांद्रता के कारण वो जल का अवशोषण नहीं कर पाता। इस स्थिति को नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। ड्राइनेस हमने एक वीडियोज के अंदर डिस्कस किया था कि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फिजिकल रूप से और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल प्रारूप से। फिजिकल ड्राइनेस मूल रूप से शुष्कता है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल जैसे क्षारीय विलयन की उपस्थिति में अथवा मृदा के अंदर पाए जाने वाले जलाक्रांत या वाटर लॉगिंग की कंडीशन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तीसरा जो कारक होता है वो कहलाता है सॉइल एरिएशन। उससे पहले एक अपन देख लेते हैं कि कंसंट्रेशंस, इसकी लवणों की कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रभाव क्या होता है। ऐसी स्थिति में मृदा विलयन की सांद्रता उच्च होने के कारण मुख्य रूप से क्षारीय विलयन के अंतर्गत या क्षारीय मृदा में पादप विकसित नहीं होते हैं। ये सीधा सा प्रभाव इसका पड़ता है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है? मूल रूप से खनिज लवण है तो लवणीय वातावरण हो गया, तो लवणों की मात्रा अधिक होगी। इस स्थिति में भी कुछ पादप जीवित रहते हैं,
और वो पादप होता है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद में पाए जाने वाले विशेष अनुकूलन के कारण लवणीय मृदा विलीन होते हुए भी इस प्रकार की स्थिति में पादप जीवित रहते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के पादप लवणों की उच्च सांद्रता में जीवित नहीं रहते। इस मृदा विलीन की सांद्रता का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि क्षारीय जल एवं अधिक उर्वरक युक्त जल से कभी भी पौधों को सिंचित नहीं किया जाता है, या इस प्रकार के जल युक्त जल से सिंचाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि सांद्रता अधिक होने के कारण उस जल का अवशोषण पादप के द्वारा नहीं होता है। तो ये एप्लीकेशन जो आता है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तीसरा जो कारक है अपने पास में वो है सॉइल एरिएशन अथवा मृदा वातन। होता क्या है, मिट्टी के कणों का निश्चित आकार होता है और आकार होने के कारण इसके बीच में गैप उत्पन्न होता है, अवकाश पाया जाता है। और इस अवकाश के अंतर्गत क्या उपस्थित होती है, वायु पाई जाती है, और उसी वायु को मृदा वायु के नाम से जानते हैं। होगा क्या कि जैसी रूट वृद्धि करके मृदा कणों के मध्य फंसती है, फैलती जाती है, उस स्थिति में इन कोशिकाओं को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक गैस कहाँ से प्राप्त होगी, मृदा वायु से। तो यहाँ पर गैस या O2 है वो मृदा वायु से प्राप्त होती है। अब होना क्या चाहिए कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती तो आसानी से ये इन छिद्रों से होते हुए वायुमंडल में चली जाती, वायुमंडल से दूसरी वायु इसके अंदर प्रवेश हो जाती। वायु के आदान प्रदान की क्रिया को मृदा वातन के नाम से जानते हैं। यदि वातन की प्रक्रिया कम है, अर्थात कणों का आकार छोटा छोटा है, वातन हो ही नहीं रहा है, उस स्थिति में इस मूल के द्वारा श्वसन क्रिया तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाएगा। किसको मुक्त किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने के कारण इस मूल रोम के साथ में या मूल के चारों तरफ जमा हो जाएगी। जमा होने के फलस्वरूप करेगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता इस मूल कोशिका के या रूट सेल की जीवद्रव्य की सांद्रता में वृद्धि कर देता है, फलस्वरूप उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और दूसरा, डायरेक्ट रूप से पारगम्यता प्रभावित होने के कारण या पारगम्यता प्रभावित होने से जल का अवशोषण या जल अवशोषण कम होता है, सीधा सा प्रभाव पड़ा। और यदि वातन सामान्य रूप से हो रहा है, उस स्थिति में मूल सामान्य रूप से श्वसन क्रिया करेगी, फलस्वरूप पारगम्यता बढ़ी रहेगी और जल का अवशोषण आसानी से होता रहता है। ये एरिएशन या मृदा वातन प्रभावित होती है जलाक्रांत अवस्था में। क्या होगा, इस क्षेत्र में जल भर जाने के कारण इन रंध्र अवकाश या अवकाश के अंतर्गत जल भर जाता है और वहाँ से वायु बाहर निकल जाती है। फलस्वरूप जल इस स्थिति को हम जलाक्रांत कहते हैं। जलाक्रांत में भी वातन नहीं होने के कारण जल की पारगम्यता या मूल रोम की पारगम्यता प्रभावित होने से जल का अवशोषण नहीं होता है। फोर्थ करेक्टर है, कारक है हमारे पास में, वो है मृदा या सॉइल वाटर, मृदा जल। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, अवेलेबल सॉइल वाटर। हमें ये पता है कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले कुल या टोटल वाटर को हम फिल्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। और एक आता है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, स्थायी मलानिता गुणांक। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है उपलब्ध जल। यदि मृदा में जल का लेवल परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से कम है, उस स्थिति में पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाता
फलस्वरूप पादप मुरझा जाता है या उसके अंदर स्थायी मलानीता आ जाती है। तो सॉइल वाटर जो अवेलेबल प्रारूप में यदि वो अवेलेबल ज़्यादा है, उस स्थिति में पादप आसानी से और अधिकतम जल का अवशोषण करता है। लेकिन मृदा में जल की मात्रा परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से कम होती है, उस स्थिति में जल का अवशोषण नहीं होता है। तो सॉइल वाटर डायरेक्ट जल की अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है। इन 4 टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारा 5वां जो टॉपिक है वो है रूट सिस्टम, अथवा अब जो टॉपिक चल रहे हैं 5वां वो प्लांट से संबंधित है, प्लांट बॉडी से रिलेटेड है। अभी तक ये थे वो पादप कोशिका से बाहर के थे, अब ये पादप कोशिका के आंतरिक भाग से। तो हम आंतरिक और बाह्य कारकों के रूप में इसको डिवाइड करते हैं। और रूट सिस्टम का जो फैक्टर के रूप में काम करता है वो आता है रूट एक्सटेंशन ऑफ रूट सिस्टम या मूल तंत्र का विकास। मूल जितनी ज़्यादा विकसित होगी, फैली हुई होगी, मूल रोम की संख्या उतनी ही अधिक पाए जाने के कारण जल का अवशोषण अधिक होगा। यदि मूल तंत्र कम विकसित है, मूल रोम की संख्या कम है, जल का अवशोषण कम होगा। लेकिन इस स्थिति में भी एक अपवाद आता है, वो आता है कॉनिफेरी प्लांट, जैसे पाइनस है। इन कॉनिफेरी पादप में होते क्या है, मूल रोम पाए नहीं जाते। मूल रोम पूर्ण रूप से कैसे हुए, अनुपस्थित हुए। तो क्या इस स्थिति में भी जल का अवशोषण होना चाहिए? तो सीधा सा उत्तर क्या होता है, नहीं, क्योंकि मूल रोम ही वो क्षेत्र होता है जहाँ से जल का अवशोषण हो पाता है। तो मूल रोम की अनुपस्थिति में जल का अवशोषण इस पादप में होता है। कैसे होगा, कवक मूल पाई जाती है, मूल के चारों तरफ कवक का एक हर्टिंग जाल का निर्माण हो जाता है, जो वातावरण से जल नमी को या आर्द्रता को अवशोषित करके मूल को उपलब्ध करवाता है। तो कॉनिफेरा प्लांट ऐसा है, कॉनिफेरी, जिसमें मूल रोम अनुपस्थित होते हुए भी जल का अवशोषण होता है। आंतरिक कारक के रूप में अगला है मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया। एक्टिव मेटाबॉलिज्म को किस संदर्भ मानेंगे कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के फलस्वरूप, जिसमें श्वसन भी एक क्रिया है, इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या बनेगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का संश्लेषण होगा या ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ऊर्जा करेगी क्या, सक्रिय जल अवशोषण में प्रयुक्त होगी, फलस्वरूप जल का अवशोषण बढ़ेगा। लेकिन श्वसन रोधी पदार्थ या श्वसन निरोधक रोधी जैसे पोटेशियम साइनाइड है। कौन सा, पोटेशियम साइनाइड। यदि मूल कोशिकाओं को या मूल रोम की कोशिका को अवेलेबल हो जाता, उस स्थिति में उनकी उपापचयी क्रिया प्रभावित हुई। उसमें श्वसन क्रिया सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित होती है, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता, फलस्वरूप अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाती। तो उपापचयी क्रिया एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जल अवशोषण को सीधा सा प्रभावित करता है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला अंतिम कारक है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन है। निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है कि मूल पर्ण की कोशिकाओं से या पर्ण में उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल वाष्पीकृत होता रहता है, और उस वाष्पीकृत जल के कारण मीजोफिल सेल्स की डीपीडी का मान वृद्धि होने से जल जाइलम से मीजोफिल में परिवेशित होता है। जाइलम से जल के बहिर्गमन के कारण जाइलम में डीपीडी के मान में वृद्धि हो जाती है, तो वो अपने पास स्थित जाइलम से या मुख्य जाइलम से जल को अवशोषित करता है। फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला ये तनाव धीरे धीरे मूल रोम तक पहुंचता है, तो मूल रोम की डीपीडी का मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन मृदा विलयन की डीपीडी कम होती है। इसलिए जल मृदा विलयन से या मृदा जल मूल रोम में प्रवेशित करता है। जल के अणुओं के मध्य एक दूसरे के आकर्षण बल होता है, जिसको संसंजन बल कहते हैं, और जल तथा जाइलम के मध्य
उत्पन्न होने वाला है आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल और संसंजन बल के कारण जल के अणु लगातार ऊपर की ओर खींचता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल अथवा वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो निश्चित रूप से मूल रोम की डीपीडी का मान सदैव उच्च बना रहेगा, फलस्वरूप जल का अवशोषण लगातार होता रहेगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन के अभाव में अथवा वाष्पोत्सर्जन की कमी होने पर जल का अवशोषण कम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से कुल 7 प्रकार के कारक जल अवशोषण की क्रिया को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ विशेष प्रकार की विधि पढ़ते हैं जिसमें सामान्य मूल के स्थान पर कोई अन्य प्रकार की मूल पाई जाती है या संरचनाएं पाई जाती है जो कि जल अवशोषण कार्य को संपन्न करती है। जैसे इसके संदर्भ में आता पहला एक आता है अधिपादिपीय पादप। अधिपादिपीय पादप ये मूल रूप से आर्किडेसी फैमिलीज के मेंबर हैं। इसमें क्या पाया जाता है? वायवीय मूल पाई जाती है। वायवीय मूल, इस वायवीय मूल में होता क्या है? एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको हम कहते हैं वेलामेन उत्तक। कौन सा उत्तक? वेलामेन उत्तक। ये पादप होते हैं वो किसी अन्य पादप की शाखाओं के ऊपर स्थित होते हैं और इनकी जड़ें वायु में लटकी रहती है। जैसे ऑर्किड के प्लांट्स होते हैं मुख्य रूप से आम की शाखाओं पर अधिपादिपीय पादप के रूप में विकसित होते हैं। इन वायवीय मूल की बाह्य सतह बनी होती हैं वो वेलामेन उत्तक है। ये वेलामेन उत्तक आर्द्रताग्रही होते हैं जो वायुमंडल से वाष्प को अवशोषित करके पादप को उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो पहला जो विशिष्ट विधि है वो किस में पाई जाती है? अधिपादिपीय पादप। दूसरी विशिष्ट विधि है वो कवक मूल की आती है। बेटुला प्लांट है, पाइनस है, इत्यादि प्रकार के कॉनिफेरी प्लांट है। तो ये कवक मूल होती क्या है कि इस मूल के चारों ओर विशेष प्रकार के कवक जमा होकर के एक जाल का निर्माण करता है। इस जाल को या वेब को हर्टिंग वेब के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, या तो इसकी बाह्य सतह पर ही उपस्थित होती है अथवा इसकी वल्कुटीय क्षेत्र तक पहुंच सकती है। तो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा के रूप में प्रेजेंट होती है। कवक क्या करेगी? कवक आसपास के क्षेत्र से जल को अवशोषित करके इस मूल के आसपास या मूल के चारों तरफ जल की अथवा नमी की प्रतिशत मात्रा को बढ़ा देते हैं। फलस्वरूप बाह्य वातावरण में जल की सांद्रता अधिक है, जबकि मूल के अंतर्गत या मूल के आंतरिक सतह पर जल की सांद्रता कम होने के कारण जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लगातार प्रवाहित होता रहता है। फलस्वरूप जल अवशोषण आसानी से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक वाटर एब्जॉर्प्शन अथवा जल अवशोषण कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा कि मृदा के अंदर मृदा के अंदर जल कितने प्रकार का होता है, उसमें से कौन सा जल अवशोषण योग्य होता है। इसके बाद में मृदा में जल की कमी होने पर, अधिक होने पर अथवा कम होने पर पादप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी अवशोषण क्रिया किस प्रकार से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त पादपों के कौन सा भाग जल अवशोषक अंग के रूप में कार्य करता है, तो वो रूट के बारे में हमने पढ़ा। जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, तो क्रैमर के अनुसार एक्टिव होती है और पैसिव होती है, उसको हम डिटेल के रूप में पढ़ा। और अंतिम टॉपिक के रूप में इसको प्रभावित करने वाले कारक और मूल के अतिरिक्त पादपों में जल अवशोषण के लिए विशिष्ट संरचनाएं कौन से प्रकार की होती है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नए वीडियो के साथ फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।